हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए है और यहाँ पे हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में लास्ट ईयर के बोर्ड की परीक्षा में ये आया है और आगे भी आने की संभावना पूरी रहती है। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट हमने लिखा भी है इसमें, गॉस की प्रमेय क्या है और इसे सिद्ध करके बताना है। गॉस की प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है ज़रा देखेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई सदैव उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। समझिए ज़रा सी बात क्या कह रहे हैं। ये प्रमेय ये कह रही है, गॉस जी ये कह रहे हैं कि कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है ना फाई, वो सदैव उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी उस पृष्ठ पर हमने कितना आवेश परिबद्ध किया है, उस पर हमने कितना आवेश दिया है, उस पृष्ठ पर कितना आवेश फैला है, उस पृष्ठ का 1/ε0 गुना होता है उस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई का मान। ठीक है, तो ये है प्रमेय गॉस की प्रमेय। अब हमने देखो इसको एक आंकिक रूप भी दिया है इसका, यानी मैथमेटिक्स रूप, गणितीय रूप, स्वरूप दिया हमने इसका। देखिए वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं और आवेश अगर क्यू है ना किसी पृष्ठ पर तो वो आवेश 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई बराबर होगा क्यू का 1/ε0 गुना। जब इसकी गुणा करेंगे तो क्यू ही का ना क्यू बटे ε0, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, Q/ε0। तो ये है प्रमेय गॉस की, फाई बराबर Q/ε0। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, यानी ये चीज़ कहाँ से सिद्ध होकर के आई है। अब हमें ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने कोई r त्रिज्या वाला कोई बंद पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ मान लिया है ना, जिस पर कुल परिबद्ध आवेश कितना दिया हमने, +Q आवेश उस पर दिया है, और पृष्ठ पर कोई सूक्ष्म गॉसियन पृष्ठ dA की कल्पना हमने की है जिससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना d फाई है। क्योंकि पृष्ठ को हमने dA माना है, सूक्ष्म पृष्ठ माना है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी d फाई होगा। ठीक है, माना यह पृष्ठ इसके केंद्र O पर d ओमेगा घनकोण आंतरित करता है। घनकोण मैंने आपको बता दिया था, यानी किसी भी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है उसी को घनकोण बोलते हैं। मान लीजिएगा वो छोटा कोण है और वो d ओमेगा है, तब देखिएगा तब देखिए इसको हमने एक चित्र के द्वारा दिखाया है। ये कोई गोलीय गॉसियन, ये कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ पर ये कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA, है ना, वेक्टर लगाया है ताकि ये एक सदिश रूप में हो सके या फिर इसकी एक डायरेक्शन को दिखाया जा सके। इस पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर ये इसका पृष्ठ का केंद्र है जिस पर हमने +Q आवेश इसको दिए रखा है, और यहाँ पर बनने वाला जो घन कोण है वो d ओमेगा है। क्योंकि पृष्ठ सूक्ष्म है तो यहाँ पे बनने वाला जो घन कोण होगा वो भी सूक्ष्म होगा, इसलिए इसको d ओमेगा से प्रदर्शित कर रहा है। और ये वैद्युत क्षेत्र है, इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी बाहर की ओर और dA के समांतर है। इस तरीके से करके तब इस सूक्ष्म पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला, सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। इस सूक्ष्म पृष्ठ dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, देखिएगा ये लिखा हमने, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये फार्मूला हमने पढ़ा है, परिभाषा जब हमने बताई थी वैद्युत फ्लक्स की, d फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, या वेक्टर E डॉट वेक्टर dA जो होता है वो E dA cos थीटा के बराबर होता है। क्योंकि आप जानते हो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है ना, इसलिए वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर E dA cos थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू उठाई और यहाँ पर रख दी तो ये आ जाएगा d फाई बराबर आ जाएगा E dA cos थीटा। वेक्टर E डॉट dA की जगह ये आ गया E dA cos थीटा। इक्वेशन नंबर इसको हमने फर्स्ट मान लिया। तो ये तो एक केवल एक सूक्ष्म पृष्ठ dA से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आया है। अब हम मान लेते हैं कि अगर ये सूक्ष्म पृष्ठ पूरे के पूरे, अगर ये सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ हो तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब जब हमने पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला निकालेंगे तो d हट जाएगा और इधर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करते ही ये वैल्यू जो है वो संपूर्ण गोले के लिए हो जाती है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाती है। तो बस ये फाई हो गया, d हट गया क्योंकि ये मान बढ़ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन लगा दिया E dA cos थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। ठीक हो गया। अब मैंने अभी बताया था कि वैद्युत क्षेत्र E और dA दोनों एक दूसरे के समांतर होने के कारण दोनों के बीच जो बनने वाला कोण होगा वो 0 अंश होगा। अब चूँकि यहाँ पे कॉस है तो थीटा की जगह 0 डालेंगे तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो जैसे हम यहाँ पे 1 डालेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा हमारे पास d फाई बराबर E dA, या फिर अगर यहाँ पे डालेंगे तो फाई बराबर इंटीग्रेशन E dA रह जाएगा, क्योंकि cos थीटा 1 हो जाएगा जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। आप देख लीजिएगा, ये रह गया फाई बराबर E dA रह गया। ई चूँकि एक समान वैद्युत क्षेत्र था इसलिए ई को हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन में रह गया dA सिर्फ, और इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है संपूर्ण वैल्यू ऑफ dA,
डी एक, ये तो सूक्ष्म क्षेत्रफल था और इसको ऊपर इंटीग्रेशन लगा दिया तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया है, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और संपूर्ण पृष्ठ तो गोलीय है और गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जो 4πr² के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की जगह 4πr² यहाँ पे रख दिया इस जगह पे उठा करके, तो ये आ जाएगा फाई बराबर ई गुणा 4πr²। इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक हो गया। लेकिन किसी भी पृष्ठ वायु में से, यदि पृष्ठ वायु में हो तब किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो इस फार्मूले द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। ये होती है, देखिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया, E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी बिंदु आवेश के कारण। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गई। और यहाँ से मैंने E का मान ये उठाया, पूरा का पूरा सारा मान उठाया और समीकरण नंबर 3 में रख दिया। देखो E का मान समीकरण 3 में रखने पर तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, E × 4πr² था ना इससे पहली समीकरण, E × 4π, तो E की जगह कितना आ गया 1/4πε0 × Q/r² और × 4πr²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा और 4π से 4π। तो इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का जो मान आ जाएगा वो एक तो Q और ये कितना आ जाएगा Q गुणा और नीचे क्या रह गया ε0 1/ε0, तो Q गुणा 1/ε0, यही तो रह गया। अरे Q रह गया और 1/ε0 रह गया कटने से, बाकी तो सब कट गया ना, 4π से तो 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो कितना रह गया Q गुणा 1/ε0। तो फाई बराबर आ गया Q गुणा 1/ε0 या फिर फाई E बराबर Q/ε0। तो यही तो होती है गॉस की पिर में, यही तो बात होती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित या उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर Q/ε0। तो ये थी गॉस की पिर में और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप अच्छी तरीके से इसको याद कर लें। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप मुझसे पता कर सकते हैं दोबारा से करके, कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। और फिलहाल तो अभी केवल इस वीडियो में तो हमने केवल यही क्वेश्चन आपको दिया था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।